राइस ब्रान ऑयल डायबिटिक और कार्डियक पेशेंट के लिए अच्छा है, ऐसा कई सारे सोशल मीडिया वीडियोस पे आपको दिख जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इस बात का डिटेल साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे कि राइस ब्रान ऑयल आपके लिए ठीक है या नहीं है, या यूं ही कुछ मार्केटिंग हाइप इसके बारे में बनाई गई है। दूसरा, हम ये भी जानेंगे कि जो आप तिल के तेल के बारे में जानना चाह रहे थे, सीसम ऑयल के बारे में, तो उस पर भी हम थोड़ा सा इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर। आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, इंडियाज नंबर 1 चैनल फॉर डायबिटीज़ एजुकेशन, जहां पर हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बड़ी सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं, ताकि आप अपनी डायबिटीज़ को बड़ी ही आसानी से मैनेज कर सकें या रिवर्स कर सकें। अगर आप YouTube पे या और सोशल मीडिया पे देखेंगे तो कई सारी वीडियो आपको राइस ब्रान के बारे में ये कहते हुए मिल जाएंगी लोगों की कि राइस ब्रान ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, गामा ओराइजिनॉल। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, क्या सचमुच में बेनिफिशियल है? तो राइस ब्रान की न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राइस ब्रान ये तेल क्या होता है, ये कहाँ से आता है। भाई, राइस में तो कोई तेल नहीं होता, तो फिर ये राइस ब्रान ऑयल आता कहाँ से? पहले थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये राइस का एक ग्रेन है। इसका सबसे पहले तो आप ये आउटर कवर देखेंगे, जो स्पाइकी सा जो नुकीला है, इसको हम कहते हैं राइस हस्क। फिर जब ये हस्क को आप बाहर से निकाल देंगे तो अंदर जो दाना मिलता है, वो दाना होगा आपका थोड़ा सा ब्राउन कलर का। तो इसके ऊपर ब्राउन कलर की एक परत जो चढ़ी हुई है, इसको कहते हैं राइस ब्रान। और जो राइस मिल होते हैं, इस राइस को ऊपर से रगड़ के जो ये राइस के ऊपर की जो ब्रान की लेयर है, इसको हटा देते हैं, और अंदर जो निकलता है वो एकदम वाइट कलर का चमचमाता हुआ दाना निकलता है, राइस ग्रेन, जिसको हम खाते हैं। अब इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हम देखते हैं। जो राइस ग्रेन है, अंदर का जो वाइट वाला जो पोर्शन है, ये पूरा शुगर होता है, इसमें स्टार्च होता है, पूरा कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट है। जो बाहर का जो राइस ब्रान वाला जो एरिया है, इसमें फैट होता है, प्रोटीन होता है, और इसमें फाइबर होता है। ये न्यूट्रिशनली रिच है। तो अंदर वाला जो दाना है वो तो हम खा लेते हैं, और जो बाहर जा रहा प्रोटीन, फाइबर है, फैट है, ये हम जानवरों को दे देते हैं। और शायद यही रीज़न है कि इंसानों को कितनी सारी डायबिटीज़ होती है और गाय भैंस को डायबिटीज़ नहीं होती, क्योंकि वो फैट, प्रोटीन और फाइबर रिच फूड खा रहे हैं। और सबसे आउटर जो लेयर है, ये जो स्पाइकी सा राइस हस्क, ये खाने में तो काम नहीं आता, लेकिन इसको जलाते हैं। जलाने से जो बॉयलर वगैरह होते हैं फैक्ट्री में, उसमें पानी गर्म करते हैं या और भी कुछ चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हैं। और जलने के बाद जो राख बचती है, वो सीमेंट इंडस्ट्री वाले यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से राइस का जो दाना है, उसके सारे के सारे पार्ट जो हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं। बात है 1930 के आसपास की। जापान में बहुत राइस होता है और जापान के लोग काफ़ी राइस खाते भी हैं। तो जापान के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि जो ये राइस ब्रान है, इसमें फैट अच्छा है, प्रोटीन अच्छा है, फाइबर भी अच्छा है, और ये कैटल फीड में जा रहा है, तो क्यों ना हम इसमें से फैट बाहर निकाल लें, और उसके बाद जो बचेगा उसको हम कैटल फीड में आसानी से यूज़ कर सकते हैं, और जो फैट इसमें से निकलेगा उसको हम कुकिंग के लिए यूज़ करेंगे। 1930 में उन्होंने इसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट किए कि हम इसमें से तेल कैसे निकालें। तो एक तो वो जनरल मेथड होता है कि भाई, जैसे हम गाँव में निकालते हैं ना, भाई सरसों का तेल या मूंगफली का तेल एक्सपेलर मिल में डाल देते हैं, वो उसमें दबाते हैं उसको, और वहाँ से तेल निकल जाता है। लेकिन इस वाले मेथड से राइस ब्रान में से कुछ खास ऑयल आप नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए एक डिफरेंट टेक्निक उन्होंने निकाली, जिसको कहा कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है कि एक ऐसा सॉल्वेंट होता है जिसमें अगर आप ये राइस ब्रान पूरा का पूरा डाल देंगे, तो वो इसमें खाली जो फैट वाला कंपोनेंट है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी चीज़ें छोड़ देता है। तो कुछ देर उसमें हम मिक्स करते हैं उसको, और वो सॉल्वेंट सारा का सारा फैट अपने अंदर चूस लेता है, और जो बाकी जो चीज़ें बची, वो सारी चीज़ें हम फिल्टर करके अलग निकाल देते हैं। जो बचा उसको कैटल फीड हम सेल कर देते हैं, और जानवर उसको खाते हैं। अब उसमें देखेंगे कि फैट तो नहीं है, लेकिन उसमें प्रोटीन और फाइबर काफ़ी अच्छा है, तो वो जानवरों की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब जो ऑयल बचा, तो ऑयल में क्या है कि एक सॉल्वेंट है और ऑयल है। तो जब इसको गर्म करते हैं तो सॉल्वेंट उड़ जाता है, उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं एक दूसरे कंटेनर में। जो नीचे बचा वो राइस ब्रान ऑयल है, और राइस ब्रान ऑयल वो यूज़ किया जाता है।
तो अब अगर आप इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देखेंगे तो उसमें जो सैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड का जो कंपोजिशन है वो अराउंड 60% होता है, और जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट है वो अराउंड 40% है। इसका स्मोक पॉइंट भी और तेल के आसपास ये 225-30 वाली रेंज में इसका स्मोक पॉइंट भी है। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, इसका मतलब कि इसकी हीट स्टेबिलिटी कंपेयर टू अदर ऑयल कम है। अब इसमें ये कहा जाता है कि भाई इसमें ये गामा और आइजनॉल जो एंटीऑक्सीडेंट है वो बहुत हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, और ये भी कहा जाता है कि जब आप तेल को कुक करते हैं, हीट करना शुरू करते हैं, तो जैसे हीट होता है तो ऑक्सीडाइज होता है, इसमें फ्री रेडिकल होते हैं, और जो फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं उनको जो एंटीऑक्सीडेंट है ये तुरंत न्यूट्रलाइज कर देता है, तो नुकसान कम होता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि जो राइस ब्रान ऑयल में जो एंटीऑक्सीडेंट होता है उसकी हीट स्टेबिलिटी कम होती है। हमारी जो कुकिंग की हीट है वो 180 डिग्री के आसपास रहता है टेम्परेचर जब हम कुक कर रहे होते हैं, लेकिन जो ये एंटीऑक्सीडेंट है ये 100, 120, 130, 140, मतलब इस वाली रेंज में 150 के नीचे नीचे ये सारा जो है ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब हमें कुकिंग करनी है 180 डिग्री पे, और ये ख़त्म हो जा रहा है 150 से नीचे, 100, 125, 150 के बीच में। तो इसके होने का क्या फ़ायदा हुआ? हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ बेनिफिट होता हो, लेकिन बहुत ज़्यादा एडिशनल बेनिफिट मिले ऐसा मुझे उम्मीद इसमें नहीं है। इसी के कंपैरिजन में हम एक दूसरा तेल देखते हैं, जो तिल का तेल, अपना देसी तिल का तेल जो होता है, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी राइस ब्रान ऑयल के बराबर होता है। ऑलमोस्ट उसमें भी 40% पॉली अनसैचुरेटेड फैट है और 60% सैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड का कंपोजिशन है, और उसका भी जो स्मोक पॉइंट है जनरली 225-30 वाली रेंज में ही है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है सिस्मोलिन करके। तो जो इसका एंटीऑक्सीडेंट है वो और ज़्यादा पावरफुल है, ये 180-190 डिग्री तक भी स्टेबल रहता है। तो अगर हमें अपना कुकिंग ऑयल चूज करना है राइस ब्रान ऑयल और तिल का तेल, तो तिल के तेल की हीट स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगी राइस ब्रान ऑयल के, ऑल्दो इनका न्यूट्रिशनल कंपोजिशन ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट मिलता है तिल के तेल में वो राइस ब्रान से ज़्यादा हीट स्टेबल है। तो अगर हमें हीट स्टेबिलिटी और एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू के बेसिस पे देखना है तो आप देखेंगे कि तिल का तेल राइस ब्रान ऑयल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। डायबेक्सी से लाखों लोग जुड़े हुए हैं, और जो भी डायबेक्सी से जुड़ा है उसे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ है। तो आप भी डायबेक्सी से जुड़िए, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा आपका। धन्यवाद। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाता है जो शुगर नहीं बढ़ाते, क्योंकि डायबेक्सी का मिशन है हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह भगाना। डायबेक्सी से जुड़ने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से डायरेक्टली diabexi.com पर जाइए, सही सलाह पाएं, सही प्रोडक्ट पाएं और पैसे भी बचाएं। डायबेक्सी